कहा जाता है कि एक डायन अपना प्रतिशोध 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार अगर डायन किसी के घर को देख ले तो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव फिरकी में नवीन नाम का एक युवक रहता था। पिछले कई दिनों से नवीन को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। इसीलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। यह सर्दियों की घने कोहरे से ढकी शाम थी। सूरज अस्त हुए काफी देर हो चुकी थी और चारों ओर कोहरे ने ऐसा पहरा जमा लिया था कि 5 फीट दूर की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इस घने कोहरे की वजह से नवीन उन पथरीली और घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक गया था। डर और निराशा नवीन को जकड़ रही थी। तभी उसकी नजर पीपल के एक विशाल और घने पेड़ के नीचे बैठी एक आकृति पर पड़ी। वहां एक बाबा बैठे हुए अपनी चिल्लम फूंक रहे थे। उस रात की साए साए करती भयावह खामोशी में किसी इंसान को देखकर नवीन की कुछ हिम्मत बंधी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वह धीरे से चलकर बाबा के पास जाकर बैठ गया। बाबा ने अपनी सुर्ख जलती हुई आंखों से नवीन की ओर देखा। कहां वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। नवीन ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं 7 कोस दूर फिरकी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया और पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब न आगे का कुछ समझ आता है न पीछे का। ऊपर से यह डर और घबराहट से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़ कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हां, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। नवीन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी लग रही थी। हड्डियों को गला देने वाली कंपाती ठंड में उनके शरीर पर न मात्र के कपड़े थे, फिर भी उनके चेहरे पर ठंड का कोई असर नहीं था। बाबा ने नवीन के कांपते शरीर को देखकर फिर कहा, ठंड से परेशान है बच्चा, ये ले 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। नवीन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा डरते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच ली। चिल्लम के धुएं ने उसके मन को कुछ हद तक शांत किया। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिल्लम फूंकने में व्यस्त हो गए। नवीन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे नवीन आगे बढ़ रहा था, पास के घने जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज से उसके बदन में डर को और बढ़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे पीछे चल रहा है? किंतु बाबा ने कहा था मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नवीन अब भी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। आवाज वही थी जो कुछ देर पहले पीपल के पेड़ के नीचे से आई थी। नवीन, नवीन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? अपना नाम सुनकर नवीन ने कर पीछे मुड़कर देखा। उसे अपने ठीक पीछे वही बाबा दिखाई दिए हैं। नवीन ने हैरानी से देखा। बाबा ने इतनी दूरी कुछ ही पलों में कैसे तय कर ली? बाबा मुस्कुराए। आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूं। तुम्हें डर लग रहा था ना? बोलो, कहां तक जाओगे? नवीन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक से बाबा यहां कैसे आ पहुंचे और उन्हें कैसे पता मुझे डर लग रहा है? यह सवाल उसके मन में आया, लेकिन बाबा की चेतावनी याद करके वह चुप रहा।
लगता है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। नवीन जल्दी से बोला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा कोई ठिकाना नहीं बाबा। काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढूंगा। बाबा ने अपनी लंबी उंगली से एक और इशारा किया। इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। उसके पार एक बूढ़ी औरत रहती है। वह किसी विश्वास के आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी। नवीन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसकी एक शर्त है। बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना है। एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी न करना। नवीन ने जल्दी से कहा। मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। नवीन ने संकोच से पूछा। लेकिन इतनी रात में क्या वहां जाना सही रहेगा? तुम जाओ, वो बुढ़िया रातों को सोती नहीं है। तुम्हें वह तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। नवीन को बाबा और उनकी बातें अब भी और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। लेकिन इस समय उसके पास न तो रात गुजारने का कोई साधन था, न काम का ठिकाना। काम के लालच में वह बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद नवीन को दूर एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगला इतना जर्जर और वीरान था कि उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ कोई रहता होगा। कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? माई, आपको मिस्त्री की जरूरत है। मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है। मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। जी समझ गया। और मेरी दिहाड़ी? पैसों की चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने दिखाई दे रहे थे और उन आईनों के साथ अलग आकार की काले कपड़े से बनी गुड़िया दिखाई दे रही थी। उन सभी गुड़ियों को देखकर नवीन को कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। गुड़िया की आंखों से लाल रंग दिखाई दे रहा था, जिससे वे बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। ये घर कुछ अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? इतने अजीबोगरीब सामान। नवीन ने मन में सोचा, लेकिन बुढ़िया की चेतावनी याद करके उसने अपनी मन की शंका मन में दबाई। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा दिखा दिया और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। नवीन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चूं की भी आवाज किए वह अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगुनी मजदूरी और दोनों टाइम का अच्छा खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। यह ले तेरा हिसाब। फिरकी गांव से आया है ना तू? हाँ, फिरकी से ही आया हूँ। लेकिन आपको कैसे पता? नवीन के मुंह से सवाल निकल गया। नवीन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए और भी ज्यादा सुर्ख हो गईं। बोला था ना कोई सवाल नहीं। नवीन डर से कांप गया और तुरंत माफी मांगी। सुन, मेरा एक काम करेगा? तेरे गांव में एक आदमी रहता है, बलवंत सिंह। जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है उसका। मेरा दूर का रिश्तेदार है। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है तुझे। इस काम के बदले
मैं थोड़े पैसे और दे दूंगी। नवीन एक सप्ताह काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर चुका था और कुछ और पैसे मिलने के लालच में वह खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। नवीन पोटली लेकर बलवंत सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही बलवंत सिंह हो? बलवंत सिंह के लिए यह सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। बलवंत सिंह एक शांत दिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पोटली को गौर से देखा। कहां से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो 7 कोस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने यह सामान आपको देने के लिए कहा। बलवंत सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत ही वह उस पोटली को वापस कसकर बांधते हैं और उसे नवीन को वापस पकड़ा देते हैं। इसे तुरंत वापस देकर आओ। जिसने तुझे यह दी है, यह मेरा सामान नहीं है, और खबरदार, अगर आज के बाद यहां दिखाई दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलवंत सिंह को गुस्से में और डर से भरा देखकर नवीन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी पत्नी उर्वशी को सारा हाल बताया। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। 7 कोस दूर से मैं यह पोटली ढोकर लेकर आया और यहां आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है मैं तुरंत जाकर उसे वापस करके आऊं। अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहां जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो इतनी दूर यह सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, जो अपना नहीं वो मिट्टी। नवीन की पत्नी उर्वशी को उत्सुकता थी। वह हर हाल में देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को नवीन के सोने के बाद चुपके से पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ था। छोटे छोटे बाल, कुछ हड्डियां और एक काली गुड़िया जिस पर लाल सिंदूर लगा था। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। उर्वशी डर और घबराहट से पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने तुरंत पोटली को वापस कसकर बांधा। अगली सुबह उसने नवीन को जगाया। सुनिए जी, ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए, और चाहे जो हो जाए आप वहाँ एक पल को भी ठहरना मत। तूने ये पोटली खोली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम ये वापस देकर आओ। नवीन वह पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि बलवंत सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। गांव के कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई बलवंत काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की। पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। नवीन को गांव वालों की बात सुनकर एक जोरदार झटका सा लगा। एक के बाद एक उसे बलवंत सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने यह पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। नवीन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वह बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। नवीन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वह ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में
उन पुरानी काली गुड़ियों के साथ 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। वे हूबहू उसकी पत्नी उर्वशी के कपड़ों जैसे थे। नवीन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण से उसने पूछा, भाई कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? नवीन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल वागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से लटका है यह ताला। और हाँ, भूत बंगला है यह। रात के समय भटकना भी नहीं उसके आसपास। क्या भूत बंगला? नवीन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। भाई, मेरे दादा कहते थे किसी डायन का बंगला है यह। इसमें वह तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काटकर इसे जला दिया था। तब से यह बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई दे जाती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हलक से नवीन ने अपना आखिरी प्रश्न किया, तांत्रिक कहाँ रहता है? कुछ मदद कर पाओगे क्या भाई? सुना है उसने इस डायन को मारने के बाद यह काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए नवीन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। आदमी के जाने के बाद नवीन को सारी पहेली समझ में आ गई। जरूर बलवंत सिंह वही तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी, और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने बलवंत सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? नवीन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंककर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके सामने का नजारा देखकर वह जम गया। उसे उसकी पत्नी उर्वशी भी बलवंत सिंह की तरह रहस्यमय हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। उसने अपने गले में फंदा लगाया हुआ था, लेकिन उसका शरीर भी मरोड़ा हुआ था। पत्नी के जाने से नवीन पूरी तरह टूट गया था। वह हर पल खुद को ही उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। अगर मैंने वह पोटली खोली ना होती, अगर मैं उस बूढ़ी औरत के पास काम करने न गया होता तो ये सब नहीं होता। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद नवीन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। नवीन दरवाजा खोलता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की ओट में काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है। बुढ़िया की धीमी आवाज हवा में गूंजती है। नवीन ने समझा वह इस डायन के अंतहीन प्रतिशोध के चक्र में फंस चुका है। नवीन जानता था कि अगली सुबह किसी और गांव में एक और रहस्यमय मौत की खबर आएगी और उसके बाद वह पोटली उसके दरवाजे पर फिर से रखी मिलेगी। डायन ने अब उसे अपना नया मोहरा बना लिया था, जो उसका बदला लेने के लिए मजबूर था। क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वह डायन नहीं